नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। राम सेतु पर विवाद यह नहीं कि जो विज्ञान सम्मत है उसे भी इतिहास पुष्ट करता है अथवा नहीं। राम सेतु का संपूर्ण विवाद विरासत को झुठलाकर दरारवादी राजनीति का प्राश्रय भर है। यह ठीक है कि भारतीय भूभाग से श्रीलंका की भूमि तक जैसा सेतु अंतरिक्ष चित्रों के माध्यम से आज दिखाई पड़ता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही पुल के बनाए जाने की बात भारतीय महाकाव्य रामायण में उल्लेखित है। सदियों से विद्यमान इस आस्था का किसी भी तरह की राजनीति से कभी संघर्ष नहीं हुआ, जब तक कि वर्ष 2005 में सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट का ऐलान नहीं किया गया था। सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट के अंतर्गत बड़े जहाजों के परिवहन के लिए लगभग 83 किलोमीटर लंबाई का एक नवीन मार्ग निर्मित करना था। इस निर्माण के लिए समुद्र में कम गहराई वाले उन स्थलों की खुदाई की जाने वाली थी जिसे राम सेतु के रूप में पहचान मिली हुई है। यह समय था जब कांग्रेस के नेतृत्व में प्रथम यूपीए सरकार चल रही थी, जिसके अंतर्गत जहाजरानी मंत्रालय डीएमके के पास था। इस परियोजना का दो कारणों से मुखर विरोध हुआ था। पहला कारण था पर्यावरण। भारत और श्रीलंका के कई पर्यावरणवादी संगठनों ने इस परियोजना का विरोध करते हुए कहा था कि इससे समुद्र के संवेदनशील पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। भारतीय मछुआरों को यह भी आशंका थी कि यहां पर चैनल के बनने के बाद से उनकी मछली मारने की गतिविधियां सीमित हो जाएंगी, यहां तक कि उपलब्ध मछलियों की संख्या भी कम हो जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि पर्यावरण संबंधी आशंकाओं में बल था और विरोध के पीछे के कारण सही थे, जिनका समाधान प्रस्तुत किए बिना परियोजना का निर्माण संभव नहीं हो सकता था। परियोजना के विरोध का दूसरा कारण विशुद्ध धार्मिक था। भारत के बहुसंख्यक धर्मावलंबियों की मान्यता यह कहती है कि राम सेतु भगवान राम और उनकी सेना द्वारा निर्मित किया गया था। वह धार्मिक ऐतिहासिक प्रतीक है, उसे नुकसान पहुंचाया जाना उचित नहीं है। सामाजिक दरारों को पैदा करने वाली शक्तियों ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय न रहने दिया, बल्कि द्रविड़ बनाम गैर द्रविड़ कर दिया। द्रविड़ राजनीति के बड़े नेता करुणानिधि इस परियोजना के पक्ष में मुखर थे, परंतु उन्होंने इस दौर में ऐसी अनेक टिप्पणियां की जिससे बहुतों की भावनाएं आहत होती थी। तमिलनाडु की तब मुख्यमंत्री रही सुश्री जयललिता ने बहुत ही सुलझा हुआ बयान दिया और इस परियोजना के दृष्टिगत उन्होंने पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर ही अपनी टिप्पणियों को केंद्रित रखा था। सेतु समुद्रम परियोजना को लेकर चल रही राजनीति के बीच कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल RF कॉन्ट्रैक्टर ने कहा था कि यह परियोजना देश की सुरक्षा के लिए एक खतरा साबित हो सकती है। वाइस एडमिरल कॉन्ट्रैक्टर ने कहा था कि इसकी पूरी संभावना है कि इस चैनल का इस्तेमाल आतंकवादी कर सकते हैं। अनेक सही और विवेचना योग्य कारणों के बाद भी जैसे ही धार्मिक मान्यताओं के कारण विरोध सामने आया, पर्यावरण के प्रश्न गौड़ हो गए और भारतीय राजनीति को उसका सबसे ताकतवर मसाला प्राप्त हो गया जो नए नए वोट बैंक प्रदान कर सकता था। आनन फानन में भगवान श्री राम अदालत में काल्पनिक करार दिए गए। वर्ष 2008 में यूपीए सरकार की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा दाखिल कर राम सेतु को काल्पनिक बताते हुए कहा गया कि वहां कोई पुल नहीं है, यह स्ट्रक्चर किसी इंसान ने नहीं बनाया, इसी कारण सदियों तक इसके बारे में कोई बात नहीं हुई, न कोई साक्ष्य है। श्री राम
काल्पनिक बताने वाली तत्कालीन कांग्रेस शासित केंद्र सरकार ने अपने विरोधाभासी हलफनामे में कहा था कि कथित राम सेतु को स्वयं श्री राम ने एक जादुई बाण से तोड़ दिया था। इसके प्रमाण के रूप में कंबन रामायण और पद्म पुराण के कतिपय आधे अधूरे और तथ्य से तोड़कर उद्धरणों को प्रस्तुत किया गया था। श्री राम के जीवन और संघर्षों पर आधारित प्रसिद्ध कृति अभ्युदय के रचनाकार नरेंद्र कोहली ने तत्कालीन सरकार के झूठ की पोल खोलते हुए तब स्पष्ट किया था कि रामायण के अनुसार तो श्री राम लंका से अयोध्या वायु मार्ग से लौटे थे, तब वे पुल कैसे तुड़वा सकते थे? पुल को तुड़वाने का औचित्य क्या था? वाल्मीकि रामायण यूपीए सरकार ने नहीं पढ़ी थी, आप अवश्य पढ़ें। इतना ही नहीं, यह भी संज्ञान में लें कि वाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त कालिदास ने रघुवंश के 13वें सर्ग में तथा महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस में श्री राम के आकाश मार्ग से ही लौटने का वर्णन किया है। भारतीय वांग्मय से प्रदत्त अनेक साक्ष्यों ने तर्क सम्मत विरोध को धार दी। मुखर विरोध ने अंततः यूपीए सरकार को अपना हलफनामा वापस लेने के लिए बाध्य कर दिया था। सेतु समुद्रम परियोजना इसके बाद से ही ठंडे बस्ते में चली गई है तथा अब वैकल्पिक मार्गों और तरीकों की तलाश की जा रही है। यह तो बात हुई राम सेतु को लेकर बहस की और राजनीति की। क्या राम सेतु का ऐतिहासिक और वैज्ञानिक आधार भी है? इसे जानने के लिए पुल का समय और रामायण के समय का मिलान एक तरीका है। जिसे विभिन्न अध्ययनों का सामान्यीकरण करें तो कालखंड को 7000 वर्ष पूर्व के लगभग बैठना चाहिए। दूसरा, पुल की संरचना और इसके दृष्टिगत मिलने वाले विवरण हमें दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। इन दोनों ही कोण से राम सेतु की विवेचना करते हैं। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि न केवल नल विश्वकर्मा परंपरा से आते थे, अपितु उनके पिता भी जाने माने अभियंता थे। कैसे बना था समुद्र पर पुल? इसके लिए वाल्मीकि लिखते हैं, समर्थश्चाप्यहं सेतुं कर्तुं वै वरुणालये तस्माद्देव बध्यन्तुं सेतुं वानर पुंगवाः। अर्थात श्री राम का आदेश पाते ही सारे वानर बड़ी बड़ी चट्टानों को उखाड़कर और वृक्षों को समुद्र तल पर लाकर एकत्रित करने लगे। वानरों का सहयोग पाकर नल 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा पुल बांधने में सफल हो गए। यहां पुल के लिए निर्मित सामग्री में वे पत्थर तो हैं जो तैरने का गुणधर्म रखते थे, परंतु लकड़ी का प्रयोग भी दृष्टिगोचर होता है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है, आनहु विटप गिरिन के जूथा। अर्थात वृक्ष लाए गए, बड़े बड़े पत्थर भी लाए गए। वे पत्थर कैसे थे? इस पर गोस्वामी जी ने लिखा है, श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। अर्थात तैरने वाले पत्थर थे। पत्थर क्यों तैरे, इस पर विज्ञान सम्मत बात करते हैं। कोरल और सिलिका का पत्थर जब गर्म होता है तो उसमें हवा कैद हो जाती है, जिससे वो हल्का हो जाता है और तैरने लगता है। निश्चय ही नल ने ऐसे पत्थरों को चुन चुन कर यह पुल बनाया जो नैसर्गिक रूप से वहां उपलब्ध थे। कोरल के तैरने के पीछे उसकी निर्मिति में जीवाश्म का होना भी माना जाता है। लेकिन प्रयुक्त पत्थर केवल कोरल ही नहीं थे। आइए प्यूमाइस नाम के पत्थर को जानते हैं, जो देखने में भारी भरकम और मजबूत लगता है, परंतु पानी में पूरी तरह से डूबता नहीं है। प्यूमाइस पत्थर ज्वालामुखी के लावा से आकार लेते समय निर्मित होता है। ज्वालामुखी से बाहर आता हुआ लावा जब वातावरण से मिलता है तो उसके साथ ठंडी या उससे कम तापमान की हवा मिल जाती है। यह गर्म और ठंडे का मिलाप ही इस पत्थर में कई तरह से छेद कर देता है और उसे पोरस बना देता है अथवा स्पॉन्जी प्रवृत्ति का पत्थर बना देता है। ऐसे पत्थर आसानी से पानी में नहीं डूबते।
आपको रामेश्वरम जाने पर कोरल और प्यूमाइस दोनों ही प्रकार के पत्थरों के दर्शन हो जाएंगे। यह ठीक है कि महाकाव्य में वर्णित 100 योजन लंबे पुल वाला गणित सही नहीं बैठता। इसे अतिशयोक्ति अलंकार में कही गई बात माना जा सकता है। यह पुल 48 किलोमीटर लंबा है तथा मन्नार की खाड़ी को पाक जल डमरू मध्य से अलग करता है। समुद्र में पुल बना लेना कोई साधारण बात तो नहीं रही होगी, अतः अतिशयोक्ति को स्वीकार करते हुए देखें तो 10 और 1 का जो पुल की निर्मिति का अनुपात प्राचीन कृतियों में बताया गया है, वह वर्तमान में उपस्थित पुल के आकार और प्रकार से मेल खाता है। यह अनुपात भी तो एक साक्ष्य ही है। एक महत्वपूर्ण पुस्तक है वैदिक युग एवं रामायण काल की ऐतिहासिक कथा। इसके लेखक हैं श्रीमती सरोज बाला, जो भारतीय राजस्व सेवा में अधिकारी रही हैं, श्री अशोक भटनागर, जो खगोल विज्ञान केंद्र कोलकाता में निदेशक रहे हैं, तथा श्री कुलभूषण मिश्र, जो कि एक पुरातत्ववेत्ता हैं। इस लेखक त्रयी ने अनेक वैज्ञानिक पुरातात्विक साक्ष्यों के संकलन सहित खगोलीय संदर्भों की प्लैटिनम सॉफ्टवेयर के माध्यम से अध्ययन कर पूरा इतिहास की सही तिथियां निर्धारित की हैं। इस पुस्तक के आलोक में भी राम सेतु को देखने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम श्री राम की सेना कोडीकराई में ठहरी। नल द्वारा इस स्थान के पुल बनाए जाने योग्य न बताए जाने के दृष्टिगत सेना को रामेश्वरम की ओर स्थानांतरित कर दिया गया। अंततः ऐसा स्थान ढूंढ लिया गया जहां समुद्र कम गहरा हो। ध्यान दें कि जिस स्थान पर राम सेतु स्थित है वहां का भूगोल विशेष है। वह 2 महासागरों का सम्मिलन स्थल है। इसके साथ ही एक ओर है पाल्क की खाड़ी और दूसरी ओर है मन्नार की खाड़ी। इसके मध्य स्थान पर भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र के नीचे एक बड़ा जुड़ाव है। यह जुड़ाव बहुत गहरा नहीं है। क्या इसीलिए राम सेतु की निर्मिति के लिए यह स्थल चुना गया था? यदि हम राम सेतु के अवशेषों का बारीकी से अध्ययन करें तो पाते हैं कि रामेश्वरम से श्रीलंका तक उसमें एक निरंतरता है, आकार में साम्यता है। प्रधान अभियंता नल ने दोनों ओर से रस्सी लेकर खड़े रहने के निर्देश दिए थे और मध्य भाग में छिछली सतहों पर लकड़ी, उपयुक्त और तैरने वाले पत्थरों को आपस में जोड़ लगाकर वह बालूका आदि के प्रयोग से इसे निर्मित किया था। पत्थरों के आकार प्रकार को लेकर भी संभ्रम नहीं होना चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के एक पत्र के उत्तर में पृथ्वी विज्ञान विभाग ने लिखा है कि प्रतीत होता है कोरल संरचनाएं कहीं और से लाकर यहां बिछाई गई हैं। राम सेतु की सैटेलाइट से अनेक तस्वीरें ली गई हैं। नासा का यह मानना है कि भारत के रामेश्वर से होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक पुल अवश्य स्थित था, लेकिन कुछ मीलों की दूरी के बाद इसके पत्थर डूब गए। हो सकता है कि वे आज भी समुद्र के निचले भाग पर उपस्थित हों। एक अमेरिकी साइंस चैनल ने विस्तृत रिसर्च के बाद कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार राम सेतु प्राकृतिक नहीं मानव निर्मित है तथा अभियांत्रिकी का नायाब नमूना है। अमेरिकी विज्ञान चैनल द्वारा किए गए शोध के अनुसार पाम्बन टापू से श्रीलंका के मन्नार टापू तक फैली पुल नुमा चीज इंसानों की बनाई हुई है, क्योंकि नीचे रेत की लंबी चादर सी बिछी हुई है और उसके ऊपर जो पत्थर रखे हैं वे प्राकृतिक नहीं है, उनको इंसानों ने रखा है। इन पत्थरों को अध्ययन उपरांत 7000 साल पुराना बताया गया है। यह परिणाम भी भारतीय मान्यताओं से मेल खाता है। राम सेतु क्यों डूबा, इसे लेकर गोवा के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की पूरा जलवायु परियोजना के अध्यक्ष और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव निगम ने 15,000 वर्षों के दौरान समुद्र की सतह में आए उतार चढ़ाव और इसके किनारे बसी मानव बस्तियों पर प्रभाव का अध्ययन किया है। अध्ययन के अनुसार 7000 से 7200 वर्ष पूर्व समुद्र का जलस्तर वर्तमान स्थिति से 3 मीटर नीचे था, अर्थात पुल पैदल मार्ग से पार करने योग्य था।
भारतीय भूभाग और श्रीलंका के बीच यह आवागमन के लिए प्रयोग अवश्य किया जाता होगा। ग्लोबल वार्मिंग और ग्लेशियरों के पिघलने के कारण जल स्तर बढ़ने लगा, पुल का अधिकांश हिस्सा जलमग्न हो गया और वर्तमान तक की स्थिति हमारे सामने है जब आवागमन संभव नहीं। हम केवल अंतरिक्ष चित्रों से ही पुल का अवलोकन कर पा रहे हैं। मैं जानता हूं कि इस प्रस्तुति में कई पूर्वाग्रही घिसा हुआ प्रश्न लेकर आएंगे कि श्रीलंका तो बाद में नाम पड़ा, वानर और भालू कैसे पुल बना सकते हैं, गिलहरी कैसे सेना का सहयोग कर सकती है, आदि आदि। ऐसे लोग प्राचीन कविताओं की सही विवेचना नहीं करते, अन्यथा वाल्मीकि रामायण ही दक्षिण भारत सहित श्रीलंका के पूरा भूगोल की सटीक जानकारी दे देता है। दक्षिण भारत में आज भी अनेक जनसमूह हैं जिनके टोटेम वानर, भालू तथा गीध हैं। इस संबंध में विस्तार से किसी अन्य कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। अभी सारी बातचीत का सार संक्षेप यह कि अब तक विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए गए शोध राम सेतु पुल को न तो पूरी तरह प्राकृतिक बता पाए हैं, न ही पूरी तरह मानव निर्मित। यह संभावना है कि स्थान स्थान पर निकले हुए प्राकृतिक टापुओं को श्री राम की सेना द्वारा आपस में जोड़ते हुए सेतु तैयार किया गया हो, अर्थात प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों का ही समन्वय। जो भी है, यह सब कुछ लिखने के पीछे मेरा उद्देश्य किसी वैज्ञानिक शोध को अवरुद्ध करना नहीं, अपितु उसको एक दिशा देना है। सनातन मान्यताओं से जुड़े स्थलों की खुदाई करने में संस्थानों को कम ही फंड मिले हैं। यही कारण है कि महाभारत कालीन स्थलों, रामायण कालीन स्थलों, सरस्वती नदी की खोज, द्वारिका नगरी की खोज आदि के लिए इतिहास की संस्थाएं चुप्पी साधे रहती हैं। विवाद की शांति के लिए ही सही एक उचित शोध आवश्यक है और प्रसन्नता है कि वर्तमान सरकार इसके लिए प्रयासरत हुई है। राम सेतु की वास्तविक आयु और प्रामाणिकता का पता लगाने के लिए एक अंडर वाटर रिसर्च प्रोजेक्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के वैज्ञानिक आरंभ करने जा रहे हैं। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन आने वाले सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ने इस शोध को अपनी सहमति प्रदान की है। अपेक्षा है कि इसी बहाने नीर क्षीर का फैसला हो जाएगा। बहुत पहले राम सेतु विवाद पर मैंने एक कविता लिखी थी। उपसंहार में कुछ पंक्तियां आप भी सुने। बहुत हल्ला हुआ, अब बस करो, तोड़ो तुम्हारा है। बहुत हल्ला हुआ, अब बस करो, तोड़ो तुम्हारा है। बहुत तोड़े हैं बाबर ने, सिकंदर ने, कि अब तुम हो। तुम्हारे बाप दादाओं के कोई बाप दादा थे, सवाली हूं, मुझे सरकार से कागज बना कर दो। जिनकी हां में हां सच है, वो क्या सच बोल पाएंगे। अंबर पर जो हम थूकें, तरक्की गीत गाएंगे। चलो इतिहास के पन्नों से रामायण मिटाएंगे। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसी ही किसी ऐतिहासिक प्रस्तुति के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।